हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जो है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो क्या है 3 लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसको आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मैं 100% अभी इसी वीडियो में कह रहा हूं 100% इसमें से एक न एक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 100% आपको तैयार कर लेना है। देखिए 100% यही आएगा, मैं 100% कह दे रहा हूँ। देखिए अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके एक दो बातें हैं जो मैं बता दूं। यहाँ पे लिख दिया क्लास 12 इंग्लिश 2025 लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है ना। ये आपका पूरा नाम लिखा गया है चैप्टर का। चैप्टर 2 है प्रोज का। मैं आपको बता दूं प्रोज से आपको टोटल 15 नंबर के आपके 15 मार्क्स का आपसे क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। अब 15 कैसे पूछा जाता है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो आपसे 2 क्वेश्चन पूछता है 4-4 अंक का, तो 8 नंबर तो यहां से मिलते हैं। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपसे ओनली, जैसे ऑप्शन में अथवा करके देता है, पर एक ही आपको लिखना होता है, और एक क्वेश्चन 7 अंक का पूछा जाता है, मतलब 7 नंबर यहां से मिलते हैं। तो 8-7 15 हुआ ना। तो हमें लॉन्ग क्वेश्चन एक आपसे पूछेगा ओनली प्रोज से, फिर से पोइट्री से भी पूछेगा, सप्लीमेंट्री से भी पूछेगा। तो प्रोज से आपको 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। आज के इस वीडियो में मैं कह दे रहा हूं, यदि आप ये जो 3 हम प्रश्न बता रहे हैं, इन तीनों को तैयार कर लेते हैं, 100% 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया कि सर लॉन्ग क्वेश्चन भी करा दीजिए, तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में हम रेडी हैं लॉन्ग क्वेश्चन को कराने के लिए। तो ध्यान से समझेंगे, सबको जानेंगे जी। देखिए ओनली लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम यहाँ पे करेंगे जी। देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट कह रहा है, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है कि व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मतलब यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द हैजर्ड्स, ठीक है ना, मतलब क्या हानियां हैं या क्या खतरा है। हैजर्ड मतलब हानियां या खतरा हम कह सकते हैं। तो क्या हानियां हैं या क्या खतरे हैं ऑफ द वर्किंग, मतलब कार्य करने से क्या हानियां हैं या क्या खतरे हैं इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मतलब कांच के बनी हुई चूड़ियों का जो उद्योग है, मतलब कांच की बनी हुई जो चूड़ियां होती हैं उसका जो इंडस्ट्री है, जो उसका कारखाना है, उसमें कार्य करने से क्या हानियां हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपसे अधिक से अधिक मतलब 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, ठीक है ना। कितने वर्ड में, तो 80 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो इसको याद रखेंगे, इतना आप लिख देंगे 100% फुल नंबर मिलेंगे जी, ठीक है ना। ये 80 वर्ड है भी। तो अब ध्यान से समझिएगा, 2 बातें यहाँ पे मैं आपको विशेष कर कह दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे समझाऊंगा वो अलग बात है, पर फिर भी मेरा एक छोटी सी सजेशन रहेगा कि इस चैप्टर का आप हिंदी में समरी सुन लीजिएगा, इसकी कहानी को जान लीजिएगा कि इस कहानी में क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या हुआ है, कौन रैग पिकर्स है और कौन है ग्लास बैंगल, जो बैंगल बनाने वाले कौन है, इन सभी के बारे में आप साहिब कौन है, सब कुछ जान सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आप एक बार समरी सुन लीजिएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं और इसका हिंदी में बताऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। कह रहा है कि वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, मतलब यहां तक क्या क्या, वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री इन हैजर्ड्स टू हेल्थ, मतलब यहां पे कह रहा है कि जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है, मतलब कांच की बनी चूड़ियों का जो उद्योग है, उसमें कार्य करने से हमारे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कह रहा है ना हैजर्ड्स टू हेल्थ, मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो चूड़ी जहां बनता है उसके कारखाने में कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब कैसे होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। कह रहा है एडल्ट्स एज वेल एज चिल्ड्रेन वर्क इन द इनहाइजेंस कंडीशन, मतलब यहां तक बात ये कहा कि एडल्ट्स मतलब जो नौजवान हैं, ठीक है ना, जो युवा हैं और जो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, वो सभी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। पर इन कह रहा है ना वर्क इन
अनहाइजेंस कंडीशन, मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब बेकार परिस्थितियों में या अस्वस्थ कंडीशन में, अस्वस्थ परिस्थितियों में वो नौजवान जो व्यक्ति हैं और जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे कार्य करते हैं। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे ये बात बताया गया कि वहाँ पे अस्वस्थ जो अस्वस्थ स्थिति में, ठीक है ना, मतलब अस्वस्थ स्थिति में भी जो नौजवान हैं और जो चिल्ड्रेन हैं वो वहाँ पे कार्य करते हैं। अगला कह रहा है दे वर्क वेरी डिम लाइट, मतलब दे वर्क वेरी डिम लाइट, वे बहुत ही डिम लाइट में कार्य करते हैं। डिम मतलब होता है मंद, मंद मतलब समझते हैं ना, कम लाइट में, बहुत ही कम वहाँ पे लाइट होती है और वहाँ पे वो कार्य करते हैं। जहाँ पे चूड़ी का उद्योग होता है वहाँ पे कम लाइट का ही प्रयोग होता है। तो वही कहा जा रहा है कि दे वर्क वेरी डिम लाइट, वहाँ बहुत ही क्या होता है, उनके कार्यों में बहुत डिम लाइट का प्रयोग किया जाता है, कम लाइट का प्रयोग किया जाता है। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम हमें ये मिलता है, दे लॉस देयर eyesight by the time they become the adults। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज द रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये आता है दे लूज देयर आईसाइट, मतलब ये अपना जो आंखों की रोशनी है वो खो देते हैं। बाय द टाइम, कब समय पर, बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट, जब वो नौजवान होते हैं उस समय पर उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है, क्योंकि वो बचपन से कार्य कर रहे होते हैं कांच बनाने वाले, जो चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योगों में। तो वो जैसे जैसे नौजवान होते हैं, तो जब वो नौजवान होते हैं उस समय पर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। क्यों चली जाती है समझिएगा। कह रहा है कि दे हैव टू वर्क ऑन द फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर इन द डार्क सेल विदाउट इनफ एयर एंड लाइट, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि दे हैव टू वर्क, वे कार्य करते हैं ऑन द फर्नेस, मतलब जो भट्टी होती है ना, इसका मतलब क्या हुआ, भट्टी। तो वहां पे ये कार्य करते हैं, कहां पर, भट्टियों पर कार्य करते हैं विथ हाई टेम्परेचर, जहां पे भट्टियों पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे कार्य करते हैं। इन द डार्क सेल, और वहां बहुत ही अंधेरा होता है। विदाउट इनफ एयर, जहां पर मतलब जो वायु की मात्रा है, जो एयर की मात्रा है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, लाइट की भी मात्रा बहुत ही कम होती है। कह रहे हैं ना विदाउट इनफ एयर एंड लाइट, मतलब पर्याप्त मात्रा में ना वहां पे लाइट होता है और ना ही वायु होता है, वहां पे ये काम करते हैं। हाई टेम्परेचर आता है, वहां पे भट्टियों पर काम करते हैं। कह रहे हैं कि दे हैव टू ग्राइंड, दे हैव टू ग्रिंड ग्लास, मतलब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि दे हैव टू ग्रिंड ग्लास, मतलब ग्राइंड ग्लास कह रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि दे मतलब वे ग्राइंड ग्लास, दे हैव टू ग्राइंड ग्लास, मतलब वे ग्लास को ग्राइंड करते हैं। ठीक है, ग्राइंड मतलब समझ रहे हैं, पॉलिश करते हैं, उसको रगड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सो इनहेल द फाइन ग्लास पार्टिकल्स, मतलब सो इनहेल द फाइन ग्लास पार्टिकल्स का मतलब यह है कि इनहेल मतलब जब वो सांस लेते हैं, जब उसको पहली बात कि कांच के ग्लास को जब वो रगड़ते हैं, पॉलिश करते हैं, और उसके बाद जब उसके बाद वो जब इनहेल करते हैं, सांस को लेते और छोड़ते हैं, तो उस समय पर फाइन ग्लास पार्टिकल, जो फाइन ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो ग्लास के जो कण होते हैं, वो सांस लेते समय वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाएंगे तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य खराब होगा कि नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि द ऑथर मीट द चिल्ड्रेन, ठीक है, द ऑथर जो लेखिका है वो मिलते हैं किससे, चिल्ड्रेन से, नेम्ड मुकेश, जिसका नाम मुकेश है। ठीक है, हु वर्क इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास बेंगल मतलब कांचों की चूड़ियां बनाने वाली जो उद्योग है वहां पर कार्य करता है। फिर से कह रहा है कि हिज ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी हैं, बिकम ब्लाइंड, उनके दादाजी जो हैं वो क्या है, ब्लाइंड हैं, अंधे हो गए हैं। ठीक है, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग ग्लास, जो पॉलिशिंग करते थे पहले, तो वो पॉलिशिंग ग्लास के कारण, ठीक है, उनके जो आंख की रोशनी है वो चली गई होती है। तो यही बात है जी, यही आपका सबसे पहला इसका आंसर। ठीक है ना, कि मतलब ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में कार्य करने से क्या हानियां हैं,
वो आपको इतनी बातें लिखना होगा। सबसे पहली बात हानियाँ क्या है मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें सबसे पहली बात, अगर कार्य करेंगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, ठीक है ना। क्योंकि कारण क्या क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहली बात डीम लाइट होगा, बहुत ही कम रोशनी होगी, हाई टेम्परेचर होगा, पर्याप्त मात्रा में ना वहाँ पे वायु होता है ना ही वहाँ पे लाइट होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम क्या करते हैं वहाँ पे गर्मियों में काम करना पड़ता है, उसके बाद जब कांचों को घिसना होता है, जब उसको पॉलिश किया जाता है तो उस समय पर जो कांच की छोटी छोटी पार्टिकल्स होते हैं सांस लेने पर वो दिखाई तो नहीं देंगे पर अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें फेफड़े या अदर चीज़ें खराब हो जाएंगी, और खराब होंगी तो भैया जान से मतलब बहुत ही कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हानिकारक है जी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है जी। मैंने एक बार बता दिया, दोबारा यदि आपको न समझ में आए तो पीछे ले जाइएगा, वीडियो को हिंदी के साथ साथ सुनिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। इतना लिख देंगे 7 नंबर आपका मिल जाएगा जी। कितना नंबर? 7 जो मार्क्स है वो आपको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट है जो सीरियस होकर समझ रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो, ठीक है ना। हिंदी जिनको नहीं आता हिंदी से इंग्लिश निकालना वो भी थोड़ा सा ध्यान से सुने, उनको भी आ जाएगा जी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ द बेंगल्स मेकर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल फ्लाइट ऑफ द बेंगल्स मेकर। जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं उनकी मतलब हम कह सकते हैं डिप्लोरेबल मतलब ये होता है कि डिप्लोरेबल फ्लाइट मतलब इसका सिंपल सा मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बेंगल्स बनाने वाले हैं उनको उनका वर्णन करना है कि डिप्लोरेबल मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही खराब स्थिति होती है, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो उनकी खराब परिस्थितियां कैसी हैं उस पर हमें क्या करना है, जो बेंगल्स मेकर है चूड़ियां बनाने वाले हैं उनकी परिस्थितियों पर, दैनिक परिस्थिति हम कह सकते हैं कि दैनिक परिस्थितियों का वर्णन करना है कि उनकी परिस्थितियां कैसी हैं। सिंपल सी बात है। आप इसका जो क्या होता है आप नेट से भी इसका थोड़ा सा अच्छा जो मतलब होता है, जैसे नहीं होता है सटीक मतलब, आप देख लीजिएगा। पर सिंपल सी बात वही है कि बेंगल्स मेकर की जो दैनिक स्थिति है उसका आपको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, कह रहा है कि द बेंगल्स मेकर आर बर्नेड बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, ठीक है, इन विच। देखिए यहाँ तक मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है द बेंगल्स मेकर जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं आर बर्नेड, ठीक है ना। बर्नेड मतलब होता है हम कह सकते हैं कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं वो एक तरह से बर्नेड हैं, ठीक है ना, मतलब दबे हुए हैं। हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं वो एक प्रकार से दबे हुए हैं, किसके, बाय द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, मतलब जो उनकी जाति है, जाति के कलंक, स्टिग्मा मतलब कलंक होता है, तो जाति के कलंक के कारण जो बेंगल्स मेकर हैं वो एक तरह से दबे हुए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, बेंगल्स जो मेकर हैं वो अपनी जाति के कलंक के कारण एक प्रकार से झुके हुए हैं या दबे हुए हैं। फिर से कह रहा है इन विच, जिसमें दे आर बर्न, जिसमें वे जन्म लिए हैं, जिस जाति में वो जन्म लिए हैं उसकी कलंक के कारण वो इस तरीके से मतलब झुके हुए हैं, दबे हुए हैं। कौन? बेंगल्स मेकर वाले जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं। फिर से कह रहा है एंड द विशियस सर्कल ऑफ द पॉलिटिशियन कीपर ऑफ लॉ एंड मिडल्स मैन, मतलब यहाँ तक क्या हुआ, एंड द विशियस ग्लासेस, मतलब विशियस ग्लासेस का मतलब हम कह सकते हैं कि विशियस सर्कल है, मतलब ना
हम कह सकते हैं कि ऐसी मतलब हम कह सकते हैं सर्कल है जिसमें जो ऐसी सर्कल से वो मतलब घिरे हुए हैं, जो बेंगल्स मेकर है वो ऐसी सर्कल से घिरे हुए हैं जिसमें क्या ऐसी सर्कल से घिरे हुए हैं जिसमें जो पॉलिटिशियन है, जो कीपर ऑफ मतलब राजनेता हैं और कीपर ऑफ लॉ मतलब जो कानून की रक्षा करने वाले हैं और जो मिडिल्स मैन है मतलब जो दलाल होते हैं उनसे ये मतलब पीड़ित है। ठीक है ना, वही बात यहाँ पे कह जा रहा है कि वेरियस सर्कल मतलब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल या चक्रव्यूह जिसमें ये पॉलिटिशियन से और कीपर ऑफ लॉ जो कानून की रक्षा करने वाले हैं, नियम को रक्षा करने वाले हैं उनसे, और मिडिल्स मैन है जो दलाल हैं उनसे ये क्या हुए हैं, बेंगल्स मेकर जो हैं चूड़ियां बनाने वाले पीड़ित है या मतलब हम कह सकते हैं कि दबे हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी अत्याचार करते हैं, कोई राजनेता साथ ही नहीं देता, कीपर्स जो मैन है जो लॉ जैसे पुलिस है वो कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर से मिडिल्स मैन जो दलाल होते हैं वो इन्हीं के पैसे में से कुछ पैसे ये लेते रहते हैं, तो इस तरीके से इनकी कोई हेल्प नहीं करता। वही कह रहा है दे कंटिन्यू टू वर्क इन द सेम फील्ड, मतलब दे कंटिन्यू वो लगातार वर्क करते रहते हैं इन द सेम फील्ड, सामान्य फील्ड में, मतलब यही जो बेंगल्स बनाना है इसी फील्ड में वो लगातार कार्य करते रहते हैं। इवन थॉट दे हैव ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, चाहे उनकी कोई भी ड्रीम हो, ठीक है, चाहे उनकी दूसरी, यहाँ पे कह रहे हैं समथिंग एल्स मतलब चाहे उनकी कोई भी दूसरी ड्रीम हो, सपना हो, परंतु वो क्या कार्य करते हैं, वो लगातार इसी बेंगल्स मतलब चूड़ियां बनाने का ही कार्य करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं दे आर नॉट अलाउड टू फ्रॉम कॉर्पोरेटिव, मतलब कह रहा है कि दे आर नॉट अलाउड, ये मतलब वे उन्हें आदेश नहीं देते हैं टू फॉर्म अलाउड टू फॉर्म कॉर्पोरेटिव, मतलब कॉर्पोरेटिव के लिए इनको अलाउ नहीं है। ठीक है ना, नहीं कहा है हमने, पॉलिटिशियन भी सताते हैं क्योंकि इनको आदेश ही नहीं देते हैं। पॉलिटिशियन को कहते हैं कि मतलब कॉर्पोरेटिव के लिए इनका कोई भी मतलब लीडर नहीं होता है। ठीक है ना, इनको राजनीति में घुसने ही नहीं देते। फिर से कह रहा है कि एंड और इफ दे ट्राई, और वे ट्राई यदि कोई ट्राई करता है, कोशिश करता है, कह रहे इफ दे ट्राई टू डू सो, मतलब यदि कोई ट्राई करता है, यदि कोई कोशिश करता है तो क्या होता है, तो दे आर पिक्ड अप बाय द पुलिस, तो वो पुलिस से उसको क्या करते हैं, उठा लेते हैं। पिक्ड मतलब उठा लेते हैं, उठवा लेते हैं। उसके बाद कह रहा है कि डायरेज टू द जेल, ठीक है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट टू द जेल एंड बीटन अप, इसका मतलब ये हुआ कि जो जेल में क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं मतलब घूस दे देते हैं। ठीक है ना, रिश्वत देते हैं और बीटन अप और उसे पिटवाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि दे डू नॉट हैव द लीडर, और उनका कोई भी लीडर नहीं है, सो कुड नॉट हेल्प देम, जो उनकी क्या कर सके, हेल्प कर सके, मदद कर सके, क्योंकि लीडर होते हैं तो वो कोई ना कोई मान लेते हैं, चूड़ी बनाने वाले में से कोई एक लीडर होगा तो कम से कम अपनी सभी परिस्थितियों को, सभी को तो समझेगा तो ना, तो वही बातें हैं जी। तो इनका कोई लीडर ही नहीं है, जो बेंगल्स मेकर है उनका कोई लीडर नहीं होता है, इसलिए ये हमेशा परेशानी में रहते रहे हैं क्योंकि इनका कोई हेल्प नहीं करता है। तो यही बात है जी, इतना थोड़ा सा मैंने सिंपल वे में यूज किया है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसका मीनिंग मैंने स्पष्ट नहीं बताया है, ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा आप खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा है इसका क्या होगा। ठीक है ना, मतलब यही डिप्लोरेबल फ्लाइट्स का मतलब यही होता है कि बेंगल्स जो बनाने वाले, चूड़ियां बनाने वाले हैं, उनकी दैनिक परिस्थितियों यही होगा। ठीक है ना, दैनिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अदरवाइज यदि आपको पता हो तो डिस्क्रिप्शन में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, चलिए अब हमारा आता है तीसरा हमारा क्वेश्चन, जो है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर ऑफ एट सीमापुरी, मतलब सीमापुरी के जो रैक पिकर हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, उनके लाइफ के, उनके जीवन को डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। अब कैसे हुए तो उसको समझते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहा है एज डिपिक्टेड, यहाँ पे कह रहा है एज डिपिक्टेड मतलब होता है कि जैसा कि इन द लेसन, इस लेसन का वर्णन किया गया, क्या, लॉस्ट स्प्रिंग, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग में हमें बताया गया है, वर्णन किया गया है कि द रैक पिकर्स आर
कर्ज्ड, ठीक है ना, जो द रैग पिकर्स आर कर्ज्ड टू लिव अ लाइफ ऑफ अल्टर प्रोवर्टी। मतलब यहाँ पे क्या है, अल्टर प्रोवर्टी, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो रैग पिकर्स है, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, वो कर्ज्ड मतलब उन पर वो अभिशाप, टू लिव, कर्ज्ड मतलब अभिशाप होता है, टू लिव अ लाइफ, मतलब जो रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, वो अपना जीवन क्या कर रहे हैं, एक अभिशाप की तरह जी रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ अल्टरनेट प्रोवर्टी, मतलब जो उनके जो अत्यधिक गरीबी के कारण, ठीक है ना, या अत्यधिक गरीबी के कारण या धनों की कमी के कारण हम कह सकते हैं कि जो रैग पिकर्स हैं वो एक श्राप की जिंदगी, अभिशाप की जिंदगी जी रहे हैं। फिर से कह रहा है कि विच इज डिवाइडेड ऑफ इवन द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, मतलब विच इज डिवाइडेड ऑफ इन द इवन बेसिक नीड इन ऑफ लाइफ, मतलब उनकी जीवन का जो बेसिक नीड है, जो बेसिक मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। वही बात कहा जा रहा है कि ठीक है, दे लिव इन पुअरली बिल्डिंग, मतलब वो कहाँ रहते हैं, पुअरली बिल्डिंग, मतलब एक खराब बिल्डिंग में या एक खराब झुग्गी में वो क्या करते हैं, रहते हैं रैग पिकर्स, ठीक है। इवन फ्रेश एयर एंड वाटर आर अ लग्जरी टू देम, मतलब उनके लिए देम टू देम कह रहा है ना, मतलब उनके लिए इवन फ्रेश जो एयर है, मतलब शुद्ध वायु है, और जो शुद्ध वाटर अगर मिल जाए तो उनके लिए वो लग्जरी है, उनके लिए वही बहुत कुछ है, ठीक है ना, ठीक है। तो व्हाट टू से, तो हम क्या कहें, कह रहे हैं ना व्हाट टू से, तो क्या कहें कि द न्यूट्रिशन फूड एंड प्रॉपर क्लोथिंग, कि वो एक शुद्ध या पौष्टिक भोजन करे और वो एक अच्छा मतलब कपड़ा ले, ठीक है। उनके लिए ये क्या मतलब, इनके लिए तो वो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो शुद्ध वायु और शुद्ध मतलब पानी मिल जाए वही उनके लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनको नहीं मिल पाता भैया, बहुत ही गरीब है ना, इसीलिए। रैग पिकर्स जो कूड़ा बीनने वाले, बोतल बीनने वाले देखे होंगे, ठीक है ना, जाते होंगे कहीं पे स्टेशन पे भी जाते होंगे तो बहुत सारे ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो बहुत ही छोटे रहते हैं, वो भी ऐसे कार्य करते हैं, बड़े बड़े भी जो व्यक्ति होते हैं वो भी करते हैं। तो दैनिक परिस्थितियां हैं भैया, पर हर किसी की नहीं होती, कोई कोई बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, पर उनकी दैनिक स्थिति ठीक भी रहती है, ठीक है, पर उनका वही काम ही है कि वो करते रहते हैं भैया, पर सभी की नहीं है, ठीक है ना, ये भी मैं कह रहा हूँ, सभी लगभग मतलब गरीब ही रहते हैं भैया, ये तो बात रियलिटी है। अगला कह रहा है कि द प्लेस वेयर दे लिव इज डिवाइडेड टू डेंजर, सो द डेंजरस ऑफ डिजीजेस ऑलवेज द हंट देम। देखिए यहाँ पे एक बात यहाँ पे कह रहा है कि दे प्लेस, यहाँ पे कह रहा है दे प्लेस वेयर दे लिव, मतलब वो स्थान जहाँ वो लिव रहते हैं, जहाँ वो लिव करते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, इज डिवाइडेड टू ड्रेंजनेस, ड्रेंज, मतलब यहाँ पे क्या रहा है कि जहाँ पे वो रहते हैं ना वहाँ पे डिवाइड नहीं है, मतलब वहाँ पे पानी बहने के रास्ते नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे जो भी पानी होता है वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। तो मान लीजिए नाली ही है, वहाँ पे एक दो दिन पानी अगर ना बहे तो भैया नाली से बहुत ज़्यादा गंदगी आने लगेगी, बदबू आने लगता है, तो वही बात है जी, तो वो उस स्थान पे वो लोग रहते हैं। फिर से कह रहा है सो इसीलिए द डेंजर ऑफ डिजीजेस ऑलवेज हंट देम, मतलब कह रहा है कि इसीलिए उनको डेंजर डिजीजेस हो जाते हैं, खतरनाक बीमारियां उनको, यहाँ पे कह रहे हैं ऑलवेज हंट देम, मतलब उनको खराब बीमारियां हमेशा क्या कर देता है, मार देता है, शिकार कर लेता है, कह रहे हैं ना हंट देम, मतलब इसीलिए उनको जो खराब बीमारियां हैं, डेंजर मतलब खराब बीमारियां हैं, उसके लिए वो क्या कर लेता है, ऑलवेज उनको हमेशा हंट करता है, शिकार कर देता है, उनका मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है। सिंपल सी बात है, गंदगी रहेगी तो वहाँ पे बीमारियां फैलेंगी, बीमारियों के कारण वो मर जाएंगे, वही बात कह रहा है। राइट फ्रॉम वेरी इजली अर्ली एज, देखिए यहाँ पे कह रहा है राइट फ्रॉम वेरी अर्ली एज, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम उम्र में ही दे गेट इंगेज्ड इन रैग पिकिंग, मतलब बहुत ही कम उम्र के जो लड़के हैं वो क्या करने लगते हैं, बचपन में ही दे गेट इंगेज्ड इन रैग पिकर्स, रैग पिकर जो कूड़े बीनने का काम स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। एंड और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदर मैनुअल जॉब, मतलब बहुत ही छोटी जॉब वो कर लेते हैं। मतलब बहुत ही छोटी उम्र में ही बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कूड़ा बीनने का काम स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो छोटी सी जॉब कर लेते हैं, कहीं पर ढाबे पर कहीं पर भी मिल गया वहाँ पे वो काम कर लेंगे। ठीक है, फिर से कह रहा है कि गुड हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट इवन इन देयर ड्रीम। मतलब जो उनकी गुड हेल्थ है, अच्छी स्वास्थ्य है, और जो एजुकेशन है वो उनका एक स्वप्न ही रहता है। तो यही बात है जी। तो ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये आपका 3 हमने इंपॉर्टेंट बताया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। पहले ले लीजिए 2 आवश्यक सूचनाएं हैं वो हम आपको बताएंगे जी। चलिए, तो ये हुआ आपका 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसको आपको तैयार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि 7 जो नंबर है 7 मार्क्स है वो आपको बिल्कुल इसी से आप तैयार कर लेंगे, मिल जाएंगे जी। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैं इंग्लिश का या हिंदी का टीचर तो नहीं हूँ, ठीक है ना, और मैं मानता भी नहीं हूँ मैं, ठीक है, बट मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादातर सिखाने या पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया था तो मैं इसको भी टाइम निकाल कर बताता हूँ। अदरवाइज कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में, एक न्यू चैप्टर के साथ, यदि आप चाहेंगे तो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, और इंस्टा पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अदर सभी सब्जेक्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं। और चैप्टर जो 1 है इसका भी आप ज़रूर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा द लास्ट लेसन ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।